Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान के ऊपर, यानी कि क्लास 10th साइंस की चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, एज वेल एज एक्सेप्शंस को भी हम लोग कवर अप कर चुके हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी एक्सेप्शंस आते हैं। और हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी अब तक सॉल्व कर दिए हैं। हम लोग बड़े हैं इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसे आप रासायनिक गुणधर्म भी कह लीजिए। अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने पहली प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, जिसका नाम है धातुओं का वायु में दहन, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, या फिर बर्निंग इन एयर, कुछ भी कह लीजिए। सीधी सीधी बात हमको ये मतलब समझनी है कि जब जब वायु या फिर एयर की बात की जाएगी, जब जब दहन की बात की जाएगी, जब जब जलाने की बात की जाएगी, तो सीधे सीधा मतलब उसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगा। हमने देखा था धातुओं की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की जाती है तो धातु ऑक्साइड बन रहे थे। और इन धातु ऑक्साइडों में से हमने देखा था कि कुछ धातु ऑक्साइड जो थे उभयधर्मी प्रकृति के थे, जिन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कह रहे थे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आई होप यहां तक सबने पढ़ा होगा, यहां तक सबको बातें याद होंगी, रिएक्शंस याद होंगी, और जो जो चीजें बताएगी वो सबने नोट डाउन की होंगी। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे और अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आपके पास एक कॉपी और पेन होगा नोट डाउन करने के लिए चीजों को। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और डिस्कस करते हैं आज की बातों को। तो हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसे हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के अंदर समझ रहे हैं, ठीक है। और इसके आने वाले जो टॉपिक्स हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस चैप्टर से, तो आपका ध्यान जो है बना रहना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। हम लोग एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में समझ रहे हैं और मैं बहुत ही स्लोली, बहुत ही स्लो पेस के साथ सिखा रहा हूँ। स्लो इसलिए रखा है पेस ताकि आपको चीजें जो है वो समझ में आ सकें, आप एक भी चीज मिस ना कर सको। धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं, तो ये है हमारा आज का चैप्टर, आज का टॉपिक। चलिए, इसमें हम लोग फर्स्ट टाइप की जो अभिक्रिया है उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड टाइप की अभिक्रिया के ऊपर चलते हैं, जो कि है सेकेंड टाइप की अभिक्रिया पर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे याद आई, जो मैंने पिछली क्लास में शायद आपको नहीं बताई, और हमको बात करनी चाहिए उस बारे में। देखो, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि धातुओं का वायु में दहन करने पर जो पदार्थ बन रहा था, धातु प्लस ऑक्सीजन करने पर जो पदार्थ बन रहा था, वायु में दहन मतलब, फिर से बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं रहेंगे इसमें, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, सीधी सीधी बात। तो हमारे पास धातु ऑक्साइड बन रहे थे। धातु ऑक्साइड में हमने देखा था कि कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे थे जो कि उभयधर्मी प्रकृति के थे, यानी कि जिनकी अम्ल या क्षार से किसी से भी अभिक्रिया करा लो, उत्पाद लवण और जल बन रहे थे। कौन सा था उसका उदाहरण याद है आपको? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लवण कौन कौन से बने थे? AlCl3 बना था, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और NaAlO2, क्या नाम है इसका? सोडियम एल्यूमिनेट। याद रखेंगे इन चीजों को। ये लवण हमारे पास बनते हुए दिखाई दिए थे पिछली अभिक्रियाओं में। चलिए, आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग जो है इन धातु ऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं। धातु ऑक्साइड जो बनते हैं इनकी प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अधिकांश जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनको जब जल में घोला जाता है तो ये क्षार प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए मेरे साथ, और लिखते भी रहिए और समझते भी रहिए। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, जल में अघुलनशील है। लेकिन इनमें से कुछ
जल में घुलकर क्षार प्रदान करते, ठीक है। अदरवाइज आप इसको नंबर 2 पॉइंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, या फिर कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों। जो लैंग्वेज आपकी अच्छी से अच्छी अगर होगी तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा आपके स्कोर पर। तो कम शब्दों में पूरी बात को हमको मेंशन करना है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो इन कुछ धातु ऑक्साइडों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक धातु ऑक्साइड है सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड Na2O, सोडियम के ऑक्साइड का नाम बताया था कल, Na2O, ठीक है, सूत्र बताया था, सॉरी। तो इनको जब जल में घोला जाता है तो ये क्षार बनाते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड कौन सा क्षार बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से अगर हम पोटेशियम ऑक्साइड लेते हैं तो ये जल में घुलकर कौन सा क्षार बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर ध्यान योग्य बात यह है कि जो धातु ऑक्साइड की प्रकृति है, वो जो अवस्था है वो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में होता है, ये लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है। और जो उत्पाद बनता है वो विलयन के रूप में हमको प्राप्त होता है, एक्वस हम उसको लिखते हैं। इन चीजों के ऊपर भी ध्यान आप बनाए रखिए। हर एक छोटी से छोटी चीज समझाने की मैं यहाँ पर कोशिश आपको करूंगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई धातु ऑक्साइड की। अब हमें बात करनी है धातुओं की अभिक्रियाशीलता। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम। अभिक्रियाशीलता का क्रम अगर देखें तो हमारे पास कुछ धातुएं हैं, हमारे पास कुछ धातुएं हैं। जैसे कि सबसे पहले बात की जाए पोटेशियम और सोडियम, इनकी अभिक्रिया इतनी तेजी से होती है कि ये खुले में ही जो ऑक्सीजन होती है हमारी, पोटेशियम एवं सोडियम, खुले में जो ऑक्सीजन होती है उनसे ही आग पकड़ लेती है। तो इनको जलाने की आवश्यकता भी नहीं, इनको अगर हमने खुले में भी रख दिया तो भी आग पकड़ लेते हैं। मतलब इनके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया इतनी तीव्र है, इतनी अधिक शक्तिशाली है कि ये ऑक्सीजन के साथ इतने अभिक्रियाशील हैं सोडियम और पोटेशियम कि हमको इनको बस ऑक्सीजन में निकालने की देरी है, इनको थोड़ा सी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने की देरी है। तो अगर मैं इनको ऐसे ही बाहर वातावरण में रख दूं ना खुले में, तो जो ऑक्सीजन हमारे आसपास उपस्थित होती है उसके साथ ये अभिक्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेंगी, इतने ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट डाउन करना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, नोट के रूप में लिखेंगे। हम क्या करते हैं, पोटेशियम और सोडियम को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित बचाने के लिए, ऐसे तो उसमें आग लग जाएगी है ना, तो हम उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसलिए पोटेशियम एंड सोडियम को आकस्मिक आग से रोकने के लिए इसे
केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। समझ गए? क्यों रखा है हमने केरोसिन के तेल में डुबोकर? क्योंकि वहां पर वायु का अभाव होगा, है ना, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी, तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर उसको पानी में डुबो के क्यों नहीं रख सकते? पानी में भी तो ऑक्सीजन होती है ना। तो इन चीजों को बात में ध्यान रखेंगे, आगे हम इनकी जल के साथ भी अभिक्रिया देखेंगे, वहां पर आपको चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो नोट डाउन करने वाला है वो ये है, पोटेशियम सोडियम की हमने बात कर दी, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड। मैग्नीशियम, देखिए मैं धातुओं के नाम नहीं लिख रहा हूं, उनके प्रतीक यूज कर रहा हूं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। ठीक है, ये चार धातुएं ऐसी हैं, और इसमें और कुछ भी धातुएं जैसे कॉपर है। ठीक है, इनके सतह पर जो है पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है, इनकी सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ठीक है, और ये पतली परत जो है यूजफुल भी होती है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए। यह पतली परत इन धातुओं का पुनः ऑक्सीकरण होने से रोकती है। पुनः ऑक्सीकरण होने से रोकती है, तो इस बात को ध्यान रखना। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड, ठीक है, ये सब इनके ऊपर पतली परत चढ़ जाती है और ये पतली परत इन धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण होने से रोकती है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है ऑक्सीकरण के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ऑक्सीकरण जो है वो धातुओं को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, धातुओं को संक्षारित करने का काम करता है। तो यहाँ पर धातुओं को ऑक्सीकृत होने से रोकने का काम खुद ऑक्साइड की परत कर रही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें आयरन की, लोहे की, Fe आयरन, तो आयरन को तो कुछ नहीं होता है ना, आयरन तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर हम लोहे के चूर्ण को देखें, लोहे का चूर्ण बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण, चूर्ण की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो ठोस आयरन है वो तो उसका दहन नहीं होगा। ठीक है, वो अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। चूर्ण तेजी से जलता है, तेजी से जलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे आयरन से रिलेटेड। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नोट डाउन करते रहिए इन्हें। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट आपको याद रखने के लिए, कॉपर का, कॉपर धातु Cu, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है इस पर, वायु में दहन
के पश्चात काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है कब? जब कॉपर का वायु में दहन किया जाता है। तो जरा ध्यान से देखिए, अभिक्रिया भी आपको दिखाते हैं। ये रही अभिक्रिया, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ और बना कॉपर ऑक्साइड, सीओ। कॉपर के ऑक्साइड का मैंने आपको सूत्र याद करवा रखा है। जो ये कॉपर ऑक्साइड बना है, पहले तो इस पदार्थ का नाम लिख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। जो ये कॉपर ऑक्साइड बना है बच्चों, ये कैसे रंग का होता है? काले रंग का यौगिक, काले रंग का यौगिक। इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम। एक धातु X को वायु के साथ अभिक्रिया करने पर एक काले रंग के यौगिक का निर्माण होता है। धातु X एवं काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यहां से है। और एट लास्ट हम बात करें कुछ और धातुओं की, तो गोल्ड एवं सिल्वर, सोना चांदी। गोल्ड का प्रतीक होता है Au और सिल्वर का प्रतीक होता है Ag। गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि ये अभिक्रिया नहीं करते। सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, अत्यंत ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। देखो डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं कि हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम अभिक्रिया नॉर्मल कंडीशंस के साथ करते हैं। सबसे पहले हम अभिक्रिया नॉर्मल कंडीशंस के साथ करते हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम। हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई तापमान प्रोवाइड नहीं करा, बाहर से हमने कोई एफर्ट नहीं लगाए, सीधे पोटेशियम और सोडियम निकाला और ये इन्होंने खुले में आग पकड़ ली। इससे हमको पता लग गया कि इनकी अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक है। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड निकाले और उनको खुले में पहले ऑक्सीजन के संपर्क में रखा गया, तो कोई अभिक्रिया नहीं देखी। तो उसके बाद हमने कोई अभिक्रिया नहीं देखी। जब अभिक्रिया नहीं होती है तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो हमने क्या करा? सामान्य ताप पर इनको देखा। हमने क्या करा? सामान्य ताप पर इनको देखा। तो सामान्य ताप पर हमने देखा, ठीक है चलो अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीजन की पतली परत चढ़ गई, ठीक है, और ये पतली परत जो होगी इन धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण होने से रोकती है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता ही है। आयरन के साथ हमने देखा, अब सामान्य ताप पर भी कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, तो हमने इसमें क्या करा? बर्नर की ज्वाला का, यानी जो आपके घर में जो गैस बर्नर होता है ना, उसकी जो आग होती है उसमें लोहे का चूर्ण हमने डाल के देखा, तो वो तेजी से जलता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा कॉपर का। कॉपर का हमने देखा, कॉपर में दहन किया तो कॉपर में हमने देखा काले रंग की परत चढ़ गई। गोल्ड एवं सिल्वर का हमने निकाला, हमने उसको सबसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर में देखा, कोई अभिक्रिया नहीं हुई। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, आग बढ़ाई, फ्लेम बढ़ाई, तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई। और हमने ताप बहुत ज्यादा बढ़ाया, तब भी इसके ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को इंक्लूड करते हैं बढ़ाने की गति, कब? जब तक अभिक्रिया नहीं होती। टेम्परेचर जो है तब तक बढ़ाते हैं, तब यूज करते हैं जब अभिक्रिया नहीं हो रही, और तब तक बढ़ाते हैं तब तक अभिक्रिया नहीं हो रही। अगर टेम्परेचर हमने अत्यंत ताप तक भी बढ़ा दिया और अभिक्रिया नहीं हुई, इसका मतलब है कि वो पदार्थ जहां पर ये दोनों धातुएं हैं, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी कंडीशन में ऑक्सीजन, गोल्ड एंड सिल्वर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। आई बात समझ में? तो हमारे पास एक अभिक्रियाशीलता का क्रम हो गया, अभिक्रियाशीलता का क्रम हो गया। जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के लिए मैं अगर अभिक्रियाशीलता का क्रम बताऊंगा,
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता का क्रम, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे तेजी से कौन रिएक्ट कर रहे हैं? सोडियम पोटेशियम। फिर कौन कर रहा है? फिर कर रहे हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, पीबी। ठीक है। और इसके बाद कौन कर रहा है? इसके बाद हम देख रहे हैं आयरन की बारी आ रही है, और इसके बाद हम देख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर, AuAg। तो सबसे लास्ट में ये आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अभिक्रिया नहीं कर रहे। आयरन भी अभिक्रिया नहीं कर रहा, लेकिन लोहे का चूर्ण कर रहा है, और इन लोगों को सामान्य ताप पर अभिक्रिया हो रही है, और इनको तो इनकी अभिक्रियाशीलता तो इतनी है कि इनको हम खुले में निकाल रहे हैं तो ये अभिक्रिया कर ले रहे हैं। तो एक क्रम हमारे पास बन के आ रहा है कि धातुओं में जो अभिक्रियाशीलता है वो सोडियम पोटेशियम की सबसे ज्यादा यहाँ पर दिखती है। अब नेक्स्ट पार्ट्स में भी हम लोग इसी प्रकार से अभिक्रियाशीलता के क्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। अब अगले पार्ट्स में भी हम लोग क्या करेंगे? इसी प्रकार से अभिक्रियाशीलता के ऊपर चर्चा किया करेंगे। आ गई बात समझ में? चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप। नेक्स्ट हेडिंग पुटअप कीजिए, दूसरे प्रकार की अभिक्रिया की। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, सेकंड पॉइंट। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? धातुओं की जल के साथ जब अभिक्रिया देखेंगे तो जल की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके बारे में सुन लीजिए पहले। सबसे पहले तो हम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। जैसे पीछे टेम्परेचर देखा था आपने, वायु में दहन करना मतलब जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसको हमको अपने हिसाब से चेक कर रहे थे हम। कम तापमान पे हो जाए, फिर कम पे नहीं हो रही तो थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, ज्यादा पे नहीं हुई तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसे ही यहाँ पर ठंडे जल के साथ पहले अभिक्रिया करेंगे। ठंडे जल से नहीं होती तो फिर गर्म जल का प्रयोग करेंगे। गर्म जल से भी नहीं होती तो फिर गर्म जल से ज्यादा अधिक भाप का प्रयोग करेंगे। तो कुछ धातु जो होंगे वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेंगी, कुछ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करेंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम देखेंगे। जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेंगी मतलब कि उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज्यादा, जो ठंडे से नहीं कर पा रहे उनके लिए जल को गर्म करना पड़ रहा है, उनकी अभिक्रियाशीलता थोड़ा अधिक। और जो ठंडे और गर्म दोनों जल से नहीं कर पा रहे उनके लिए हमको भाप का, स्टीम का यूज करना पड़ रहा है, मतलब कि उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होगी, है ना। यहाँ अभिक्रियाशीलता अधिक, फिर उसके बाद कम, और फिर कम होती जाएगी। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम की, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं दो धातुओं का हम लोग जिक्र करेंगे जब भी हम धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन देखने की बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी जनरल रिएक्शन होगी बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए, अभिक्रिया दो स्टेप्स में होती है, यानी 2 स्टेप रिएक्शन है। धातु की जल के साथ अभिक्रिया करने पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब फाइनल प्रोडक्ट अभी नहीं बना। धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जब ये धातु ऑक्साइड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, फिर इस धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया
फिर इस धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ होती है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज धातु हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जब धातुओं की अभिक्रिया कराई जाती है जल के साथ तो उत्पाद क्या बनता है, आप कहेंगे उत्पाद जो बनता है वो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड नहीं बनेगा, धातु ऑक्साइड तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। धातु ऑक्साइड कहाँ बनेगा, धातु ऑक्साइड पिछली अभिक्रिया में जब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की जाएगी तब बनेगा। तो ये है एक बेसिक रिएक्शन, इसके आधार पर हम लोग जो है आगे की अभिक्रियाओं को देखेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी और इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इन बातों को आप घर से रिवाइज करके लाइएगा, जो जो बातें यहाँ पे बताई गई उनको नोट डाउन जरूर करके रखिए, घर से रिवाइज करते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।